हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नई दृष्टि के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीरीज में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति हम पढ़ रहे थे। उसी के तहत आज हम उत्तर प्रदेश का स्थापत्य और उत्तर प्रदेश का साहित्यकार पढ़ते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के स्थापत्य के तहत देखें तो इसमें पहला पॉइंट है घोषिताराम। घोषिताराम दोस्तों क्या है, यह एक विहार है, बौद्ध विहार है। घोषिताराम एक बौद्ध विहार है। विहार का मतलब क्या होता है दोस्तों, विहार एक रहने का स्थान होता है। अब हम देखें कि ये कहाँ पे स्थित है। यह कौशाम्बी जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला में घोषिताराम जो है स्थापित स्थित है और ये बौद्ध विहार है। यहाँ पे भगवान बुद्ध आए हुए थे और निवास स्थान किए हुए थे, रुके हुए थे और उन्होंने सत्य एवं अहिंसा का प्रचार प्रसार किया था। सत्य एवं अहिंसा के उपदेश दिए हुए थे, तो यहीं से दिया हुआ था उन्होंने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शहीद महल। शहीद महल दोस्तों यह भी एक बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल है जो कि कहाँ पे है दोस्तों, तो यह श्रावस्ती जिला में, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में शहीद और महल है। अगर हम शहीद महल देखें तो ये जो हमारे 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद हुए थे, उसमें एक महाजनपद था कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की दो राजधानियां थी, पहली थी अयोध्या और दूसरी थी शहद महल। तो ये भी एक पॉइंट, यहाँ पे भी एक पॉइंट ये भी हम पढ़ लिए कि शहद महल जो है ये राजधानी भी थी, कोसल महाजनपद की राजधानी भी थी और शहद महल एक बौद्ध स्थापत्य भी है और ये श्रावस्ती जिले में स्थित है। अब हम देखें दोस्तों धमेक। धमेक क्या है दोस्तों, यह एक स्तूप है, बौद्ध स्तूप है और यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों, यह वाराणसी जिले में सारनाथ पे है। सारनाथ में अगर जिला पूछ लेता है या हमें मालूम भी होना चाहिए कि धमेक कहाँ पे है, तो ये वाराणसी जिले में है दोस्तों, वाराणसी जिले में है धमेक। अब धमेक जो स्तूप है इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था सम्राट अशोक ने कराया था। धमेक स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह सारनाथ में है और एक स्थापत्य है, बौद्ध स्थापत्य है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, रानावर। यह भी एक स्थापत्य है। कहाँ पे है दोस्तों, यह कुशीनगर जिले में है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रानावर। यह भी एक स्तूप ही है और ये कुशीनगर में स्थित है। अब हम देखते हैं कनक भवन। कनक भवन दोस्तों ये बहुत हाल ही में बहुत चर्चा में है और ये अयोध्या में है। अभी कनक भवन एक गर्भगृह है अयोध्या में, जहाँ पे राम और सीता स्थापित किए गए हैं। तो कनक भवन जो है राम और सीता का कक्ष था और ये अयोध्या में है। ये भी एक उत्तर प्रदेश के स्थापत्य में आता है। फिर हम देखते हैं देवा शरीफ। देवा शरीफ दोस्तों कहाँ पे है, यह बाराबंकी जिले में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो बाराबंकी जिले में देवा शरीफ है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम देखें तो 84 गुंबद कहाँ पे स्थित है। 84 गुंबद यह कहाँ पे है, ये कालपी में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो कालपी में है। फिर हम देखें कि जामा मस्जिद। जामा मस्जिद जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये मुरादाबाद में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में है। और अगर हम देखें कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है दोस्तों, तो जामा मस्जिद है। एक फैक्ट ये भी है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है और ये मुरादाबाद में है। फिर हम देखें दोस्तों अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ पे है दोस्तों, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये जौनपुर में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ये वाराणसी में है, बनारस में विश्वनाथ मंदिर है और ये भी उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट स्थापत्य है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, यह भी बनारस में है, वाराणसी में भारत माता मंदिर है। देवी पाटन मंदिर। देवी पाटन मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट मंदिर है। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये तुलसीपुर में है। देवी पाटन तुलसीपुर में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ये भी वाराणसी में है। अब हम देखते हैं अटाला मस्जिद, यह जो है जौनपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया है दोस्तों, ये इसका निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक। इसको आपने पढ़ा ही होगा कि जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने जौना खा के याद में बनाया था। फिर हम देखेंगे जामा मस्जिद मुरादाबाद में है और यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का इम्पोर्टेंट स्थापत्य हमने पढ़ा। यहाँ से क्वेश्चन
चाहे वो यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, यूपी के बहुत सारे जितने सारे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे ये स्थापत्य के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना भी है दोस्तों। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का साहित्य एवं साहित्यकार। क्या है? उत्तर प्रदेश का साहित्य एवं साहित्यकार। अब हम देखें कि फर्स्ट, अगर इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का एक और फैक्ट है दोस्तों, क्या राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि जैसे पूछ लेते हैं कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। तब इनका साहित्य देखें, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की हैं, तो इन्होंने साकेत, यशोधरा, भारत भारती, क्या क्या लिखा है इन्होंने दोस्तों। इनकी रचना का नाम क्या क्या है, तो साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है। देन हम देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत की रचना का क्या नाम है दोस्तों, युगांतर है। अब हम देखें कबीरदास। कबीरदास ने कौन कौन सी रचनाएं की है, तो साखी की है, शबद की है, रामायण की है। साखी, शबद एवं रामायण की है। अब हम देखें कि रैदास भी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जो है साहित्यकार थे और उन्होंने किसकी रचना की है, तो बाबी की है रचना। बाबी की है रचना और यह एक छंद है दोस्तों। बाबी क्या है, तो एक छंद है। अब हम देखें मुंशी इंसा अल्लाह खां की रचना किसने की है, तो ये रचना मुंशी इंसा अल्लाह खां ने किसकी रचना की है, तो रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा है। इनकी रचना का क्या नाम है, तो रानी केतकी की कहानी। ये कभी कभी थोड़ा सा रानी केतकी को जैसे हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के रूप में कभी कुछ इतिहासकार या साहित्यकार जो है रानी केतकी की कहानी मांगते हैं, और कुछ जो है साहित्यकार या हिंदी साहित्यकार जो है एक टोकरी भर मिट्टी भी माने जाते हैं, जिसमें विवाद है। तो कभी रानी केतकी को मानते हैं और कभी जो है एक टोकरी भर मिट्टी को मानते हैं। तो अगर इनकी रचना रानी केतकी के साहित्यकार कौन थे, तो मुंशी इंसा अल्लाह खां थे। अब हम देखें कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे उत्तर प्रदेश के साहित्यकार थे और भारत के बहुत बड़े साहित्यकार में आते हैं ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इन्होंने क्या लिखा था, भारत दुर्दशा लिखी थी इन्होंने, भारत दुर्दशा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो 1800 इसमें कह सकते हैं कि जो भारत की आज़ादी के समय भारत की स्थिति कैसी थी उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। भारत की पूरी स्थिति को, भारत में क्या क्या चीज़ें चल रही थी उस समय, तो ये अच्छी बुक है दोस्तों, पढ़ना चाहिए इसे। अब हम देखें जयशंकर प्रसाद की रचना का क्या नाम है, तो कामायनी और ध्रुव सावनी। क्या नाम है दोस्तों, तो कामायनी और ध्रुव सावनी। अब हम देखें राहुल संस्कृतायन। ये आजमगढ़ जिले के रहने वाले थे दोस्तों, और इन्होंने क्या लिखा है, इनकी रचना का नाम क्या है, वोल्गा से गंगा तक। क्या नाम है दोस्तों, तो वोल्गा से गंगा तक। गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और वोल्गा जो है ये रूस की सबसे बड़ी नदी है और ये कैस्पियन सागर में है। ये एक झील का हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। हालांकि ये एक रचना है जिसकी रचना किसने की है, तो राहुल सांस्कृतायन ने की है, वोल्गा से गंगा तक। अब हम देखते हैं महादेवी वर्मा, बहुत बड़ी कवित्री है ये, और इनका जो इम्पोर्टेंट रचना है उसका नाम है रश्मि और निर्जरा। हालांकि ये कविता लिखती थी, लेकिन ये रश्मि और निर्जरा भी इनका एक साहित्य है जो इन्होंने लिखा हुआ है। अब हम देखें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम क्या है, तो बाणभट्ट के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें मुंशी प्रेमचंद की बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। पहला है इसमें गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों, गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, और इन्होंने एक कहानी का संग्रह भी लिखा हुआ है। उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बूढ़ी काकी हो गई, और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो उन्होंने लिख रखी है। तो ये बहुत बड़े साहित्यकार भी है मुंशी प्रेमचंद। अब हम देखें कि आज हमने उत्तर प्रदेश का स्थापत्य पढ़ा और साहित्यकार पढ़ा। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ आप इसको अच्छे से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।